नमस्कार छात्रों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम व्याकरण में विराम चिन्ह का अभ्यास करेंगे। देखिए, जब हम दैनंदिन जीवन में बातचीत करते हैं या बोलते हैं, तब हम हर एक विराम चिन्ह का उपयोग करते रहते हैं। तो ये विराम चिन्ह कौन कौन से हैं, इनकी परिभाषा कौन सी है, या इनके जो चिन्ह होते हैं वो किस तरह के हैं, इसका अभ्यास हम आज करने वाले हैं। सर्वप्रथम विराम चिन्ह का मतलब क्या है या परिभाषा क्या है। तो वाक्य पढ़ते समय कहाँ रुकना और कितना रुकना यह सूचित करने तथा वाक्य के भाव को स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, विराम चिन्ह अगर हम बात करने में या वाक्य बनाते समय नहीं लगाएंगे तो उस वाक्य को कोई अर्थ नहीं रहेगा। इसीलिए हमें कहाँ पर कितना रुकना है और कितना ठहरना है और भाव कैसे है, तो हमें अगर इसका हम भाव का स्पष्ट उपयोग नहीं करते हैं तो उसे कोई अर्थ नहीं रहता। तो सार्थक शब्द का जब हम उपयोग करते हैं तो विराम चिन्ह का भी प्रयोग वहाँ पर किया जाता है। तो कुछ प्रमुख विराम चिन्ह है जिसका हम अभ्यास करेंगे। फिर भी एक जो विराम चिन्ह है मैं आपको उनके नाम बताती हूँ। जैसे कि देखिए, पहला है पूर्ण विराम, दूसरा है अल्प विराम, तीसरा है उपविराम, चौथा है अर्धविराम, पांचवा है योजक चिन्ह, छठा है अवतरण चिन्ह, सातवां है रेखांकन चिन्ह, आठवां है लाघव चिन्ह, नौवां है आदेश चिन्ह, दसवां है विस्मयादिबोधक चिन्ह, 11वां है प्रश्नवाचक चिन्ह और 12वां है कोष्टक चिन्ह। तो इनमें से जो प्रमुख चिन्ह है आपके कक्षा के लिए, तो उसका आज हम अभ्यास करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम पहला है पूर्ण विराम। देखिए, इसका जो चिन्ह होता है वो एक खड़ी रेखा यानी कि खड़ा डंडा हम देते हैं। पढ़ते समय जिस स्थान पर वाक्य समाप्त होता है वह पूर्ण विराम का चिन्ह रखा जाता है। जैसे कि देखिए, अगर हम निबंध लिख रहे हैं तो हमारे बहुत सारे उसमें वाक्य होते हैं, और अगर एक वाक्य खत्म होकर दूसरा नया वाक्य शुरू हो रहा है तो एक वाक्य खत्म होने के बाद यह चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, जैसे कि वाक्य कैसे पूर्ण होते हैं, पूर्ण वाक्य कैसे कहते हैं। आज शाम हमें प्रदर्शनी में चलना है, मन लगाकर पढ़ो, हम यह कहानी नहीं सुनेंगे। उन्हें हिंदी में बातचीत की, जिसमें कुछ भी भाव न हो और एक सादा विधान हो, विधान वाक्य हो, तो वह वाक्य पूर्ण होने के बाद यह पूर्ण विराम दिया जाता है। दूसरा है अल्प विराम। वाक्य पढ़ते समय जिस स्थान पर थोड़ी देर रुकना हो वह अल्प विराम का चिन्ह रखा जाता है। जब हम बोलते हैं तब हम थोड़ी देर रुकते ही हैं, क्योंकि रुकना, जो हम श्वास लेते हैं तो उसके लिए हम थोड़ी देर रुकते हैं, और वहाँ पर हमें दूसरा अलग वाक्य भी बाद में शुरू करना रहता है। तो वाक्य पढ़ते समय जिस स्थान पर थोड़ी देर रुकना हो वहाँ अल्पविराम का चिन्ह रखा जाता है। आपको अल्पविराम कैसा होता है वह चिन्ह देखकर भी समझ लेना है। जैसे कि देखिए उदाहरण, माँ आज मेरा जन्मदिन है, तो माँ के बाद आपको यह अल्पविराम देना है, क्योंकि आपने जब माँ यह शब्द कहा तो थोड़ी देर आप रुके और फिर आज यह शब्द हमने कहा। तो माँ अल्पविराम आज मेरा जन्मदिन है, सुषमा अल्पविराम रवि अल्पविराम डेविड और सुरजीत पार्टी में आए। जब हम बहुत सारे व्यक्ति के नाम लिखते हैं तभी अल्पविराम दिया जाता है। लो नाश्ता तैयार है, लो के बाद यह अल्पविराम आता है। तो इस तरह से जहाँ पर थोड़ी देर रुकना हो और बहुत सारे व्यक्तियों के बच्चों के नाम लिखने हो तो उसके बाद भी अल्पविराम दिया जाता है। तीसरा है अर्धविराम। वाक्य पढ़ते समय जिस स्थान पर अल्पविराम से कुछ अधिक और पूर्ण विराम से कुछ कम ठहरना हो, एक वाक्यांश के साथ दूसरे का संबंध बताना हो, वह अर्धविराम का चिन्ह रखा जाता है। देखिए, अर्धविराम का चिन्ह जो होता है वो देख लीजिए। तो आपको क्या करना है, अल्पविराम के लिए जब हम थोड़ी देर ठहरते हैं ना, उसे ज़्यादा और थोड़ी देर हमें अर्धविराम में ठहरना हो, और यहाँ पर हमें शब्दों के बाद हम अल्पविराम देते हैं। लेकिन अर्धविराम में अगर आपको एक ही वाक्य में बहुत सारे छोटे छोटे वाक्य लिखने हो और उन वाक्य का एक दूसरे से संबंध बताना हो, तो एक वाक्य होने के बाद हम अर्धविराम देते हैं।
उसके आगे हम फिर से दूसरा वाक्य लिख सकते हैं। अगर उसे और एक संबंध का वाक्य है तो उसे उसके भी आगे हम अर्धविराम देकर और फिर एक अर्धविराम का चिन्ह देकर फिर वाक्य लिख सकते हैं। तो आपको अल्प विराम से कुछ अधिक और ठहरना है और पूर्ण विराम से कुछ कम और ठहरना है। देखिए, सिंहनी शिकार करके लाती, पति को पहले खिलाती, फिर स्वयं खाती। इस वाक्य में 3 वाक्य है। तो सिंहनी शिकार करके लाती, यह एक पहला वाक्य है। पति को पहले खिलाती, यह एक दूसरा वाक्य है। फिर स्वयं खाती है तीसरा वाक्य है। तो इन तीनों वाक्यों का अगर हमें संबंध दिखाना है तो हम क्या करते हैं, वो जो पहला वाक्य है उसके बाद अर्धविराम दिया है, पहले पति को खिलाती, उसके बाद फिर दूसरा अर्धविराम दिया है और फिर स्वयं खाती, इसके बाद कोई वाक्य न होने के कारण पूर्ण विराम दिया है। तो इन तीनों का कुछ ना कुछ संबंध है। थोड़ी देर भी हम वहाँ रुकते हैं, इसलिए वहाँ पर अर्धविराम दिया हुआ है। दूसरा है, पता नहीं वे कहाँ गए हैं, कुछ कहकर भी नहीं गए। पता नहीं, यहाँ पर आपको अर्धविराम देना है। वे कहाँ गए हैं, यहाँ पर अर्धविराम आएगा, कुछ कहकर भी नहीं गए। तो देखिए, एक वाक्य में जब अगर छोटे छोटे बहुत सारे उपवाक्य आए और उनका एक दूसरे से संबंध हमें दिखाना हो तो हम अर्धविराम देते हैं। चौथा है प्रश्नवाचक चिन्ह। जिस वाक्य से कोई प्रश्न पूछा गया हो उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मतलब जैसे कि देखिए, तुम कब आए, भारत कहाँ जा रही है, माँ तू क्या लाई है, क्या तुम्हारा कोई बड़ा भाई भी है, कब, कहाँ, क्या, कोई, कैसे, कहा, ऐसे जो शब्द प्रश्न निर्माण करने जो शब्द है वह अगर वाक्य में आए और प्रश्न पूछे गए हो तो उसके अंत में प्रश्नार्थक या प्रश्नवाचक चिन्ह आता है और उसका जो चिन्ह है आप प्रश्न होने के बाद भी दे सकते हो। 5वां है विस्मयादिबोधक चिन्ह। बात करते समय कभी कभी हम हर्ष मतलब आनंद, शोक मतलब उदासी नाराज़ी, दुख, आश्चर्य, घृणा, प्रशंसा आदि भाव प्रकट करते हैं। ऐसे भाव प्रकट करने को उद्गार कहते हैं और इन उद्गारों को सूचित करने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए, आज मीना कितनी खुश है, यहाँ पर हर्ष हुआ है इसलिए है के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह आएगा। यहाँ पर आपको एक खड़ा डंडा देना है और उसके नीचे एक छोटा सा डॉट भी करना है, उसे विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं। हाय मैं तो कहीं का नहीं रहा, यहाँ पर शोक हुआ है तो हाय के बाद यह चिन्ह आएगा। वाह क्या कविता है, वाह के बाद यहाँ पर अल्पविराम आएगा और कविता है के बाद यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह आएगा। यहाँ पर प्रशंसा हुई है, छी तुम कितने असभ्य हो, तो यहाँ पर घृणा है तो अंत में ही तुम के बाद ही यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह आएगा। अरे यह तो मेरी माँ है, यहाँ पर आश्चर्य हुआ है तो अरे के बाद यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह आएगा। जब कोई विशेष भाव से किसी का संबोधन करता है तब भी संबोधन के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाता है। और छठा है अवतरण चिन्ह। जब कोई खास शब्द या छोटा वाक्य जो का त्यों लिखना हो तब एक हरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, अगर आप जब कोई भाषण लिख रहे हो, निबंध लिख रहे हो और वहाँ पर आपको कोई एक आधा जो शब्द है वो आपको दिखाना है, हाईलाइट करना है, तो आप उस वाक्य शब्द को अवतरण चिन्ह दे सकते हो। तो यह आप शब्दों को दे सकते हो, इसे एक हरा अवतरण चिन्ह कहते हैं। और दोहरा अवतरण चिन्ह जब किसी के कथन या कहे गए शब्दों का जो का त्यों लिखना हो तब दोहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मतलब यहाँ पर आप वाक्य अगर आपके लिए महत्वपूर्ण है तो आप वाक्य को दोहरे अवतरण चिन्ह में डालते हो। वह सभी को अप्रैल फूल बनाता है, तो मुझे अप्रैल फूल यह शब्द महत्वपूर्ण लगा इसलिए मैं इसे एक हरा अवतरण चिन्ह में डाल दिया। और जैसे कि दोहरा अवतरण चिन्ह, सुदामा बोले भाई मुझे कृष्ण से मिलना है, भाई मुझे कृष्ण से मिलना है यह महत्वपूर्ण वाक्य है मेरे लिए, इसलिए मैं इस वाक्य को दोहरा अवतरण चिन्ह में डाल सकती हूँ। तो देखिए, एक हरा अवतरण चिन्ह के लिए आप एक शब्द का प्रयोग कर सकते हो, यानी कि शब्द महत्वपूर्ण या दिखाने के लिए आप एक हरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग कर सकते हो और वाक्य महत्वपूर्ण दिखाने के लिए आप दोहरे अवतरण चिन्ह का उपयोग कर सकते हो। तो देखिए छात्रों, पूर्ण विराम, अल्पविराम, अर्धविराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, एक हरा अवतरण चिन्ह और दोहरा अवतरण चिन्ह, इन सब जो
चिन्ह है, इनकी परिभाषा और उनके जो चिन्ह कैसे होते हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ लेने हैं और अपने हिंदी के कापी में भी लिख लेने हैं। मैं आशा करती हूँ यह जो विराम चिन्ह है ये सब आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरा यह वीडियो अच्छा लगे आपको तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।